हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए, स्वागत है आपका संभव है सीरीज के एक और वीडियो में। चर्चा करेंगे बेटा मार्केट की। मार्केट का यूनिट वन, मार्केट के यूनिट वन की चर्चा हम इस वीडियो में रखेंगे बच्चों। अगर हम मार्केट की बात करें बच्चों, तो मार्केट का मतलब क्या है। जनरली अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट का मतलब क्या होता है सर, बताएं। कुछ कीटाणु जिंदा है बेटा क्लास 11th के। मार्केट मींस व्हाट सर। मार्केट मींस जनरली एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, है ना। गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज। सर एक्सचेंज तो नहीं था सर, हम बाय करते हैं, ठीक है। पेमेंट करके बाय करते हो, इट्स अ काइंड ऑफ एक्सचेंज। दैट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ द बायर एंड सेलर बिगिन इन अ कॉन्टेक्ट विद वन अनदर एंड डिसाइड द प्राइस, है ना। देखो भाई, मार्केट लगा हुआ है, बायर जा रहा है, सेलर जा रहा है, अगर दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन ना हो, क्या मार्केट है क्या भैया? नहीं सर, वो मार्केट नहीं है। मार्केट का मतलब क्या है? बायर सेलर प्राइस के ऊपर कम्युनिकेट कर रहे हो, बायर सेलर क्वालिटी के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर कम्युनिकेट कर रहे हो, मार्केट है सर। मार्केट का मतलब अभी तो हम ऐसे ही देख रहे हैं बेटा। मार्केट का मतलब क्या है बेटा? मींस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता हो, जहां पर बायर और सेलर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हो और वहां से प्राइस को डिसाइड करते हैं। एक बेस्ट डेफिनेशन यहां है आपके पास। देखिएगा बेटा, अगर हम किसी को मार्केट कहना चाहते हैं तो उसमें एलिमेंट क्या क्या होने चाहिए। तो पहली बात तो सर, बिना बायर बिना सेलर जग सूना सूना लगेगा सर। जग सूना सूना लगेगा सर। मार्केट मार्केट थोड़ी कहलाएगा। मार्केट को मार्केट तो तब कहोगे जब एक बायर दूसरा सेलर, एक बायर दूसरा सेलर। और सर देखो, बायर और सेलर है, बायर और सेलर तो है, लेकिन अगर प्रोडक्ट ना हो तो काहे का मार्केट सर। तो भैया बायर एंड सेलर और एक प्रोडक्ट या फिर सर्विस होनी चाहिए। अच्छा सर, अगर फ्री में मिल रहा हो, भंडारा चल रहा है भाई, मार्केट में थोड़े होता है वो फिर मार्केट नहीं है बच्चों। यहां पर प्राइस भी होना चाहिए, मतलब बायर एंड सेलर होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए। बोलो, बायर सेलर प्रोडक्ट प्राइस, बायर सेलर प्रोडक्ट प्राइस। और बच्चों याद रखिए, मार्केट नॉलेज होनी चाहिए बेटा। मार्केट कंडीशन की क्या होनी चाहिए? नॉलेज। मैं आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा कि मार्केट में दो तरह की नॉलेज होनी चाहिए। एक आपको नॉलेज नॉलेज होनी चाहिए बेटा प्रोडक्ट मार्केट की, दूसरी नॉलेज होनी चाहिए आपको इनपुट मार्केट की, है ना। मतलब इनपुट का, लैंड लेबर कैपिटल का प्राइस क्या चल रहा है, और दूसरा सर उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में। तो चलो, मैं क्या बोल रहा हूं, बायर सेलर होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए सर, प्राइस होना चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए सर। इसके अलावा प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज एट अ गिवन टाइम, है ना। एक निश्चित समय अवधि में वो प्राइस होगा, समय अवधि चेंज होगा, प्राइस भी चेंज हो जाएगा। बोलो दोबारा से, क्या बोल रहा हूं, बायर सेलर होगा, प्रोडक्ट होगा, प्राइस होगा, नॉलेज होगा, और बच्चों गिवन टाइम पीरियड की प्राइस होगा, ठीक है। ओके सर। हम सर चैप्टर वन में कुछ पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था सर? हमने पढ़ा था द पीपल कैन नॉट हैव दैट ऑल दे वांट। याद है कि मानव की इच्छाएं वांट अनलिमिटेड होती है, वही बाबा जी वाली बात। मानव की इच्छाएं अनलिमिटेड होती है साहब, लेकिन उसके पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। रिसोर्सेज क्या है बच्चों? लिमिटेड है, लिमिटेड है बच्चों। दे नीड टू पे प्राइस, इसीलिए उसको क्या करना पड़ता है? देखो एक चीज समझो, आपकी इच्छाएं अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है ना। गुड्स भी भैया कंपैरेटिवली कम है उसके अकॉर्डिंग। तो आपको उसके बदले क्या करना पड़ता है बेटा? प्राइस पे करना पड़ता है। रिसोर्सेज एट देयर डिस्पोजल आर स्केयर, ठीक है। हाँ सर, बिल्कुल सही है। लेकिन बच्चों देखो, समझो मेरी बात को, कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं, कुछ ऐसे भी गुड्स होते हैं जिसके लिए आपको कोई प्राइस पे करने की जरूरत नहीं है। जैसे सर, जैसे सनलाइट, जैसे हवा, इसके लिए कोई पेमेंट करना होता है क्या? एक बार सांस लिया, वायु देवता कहते हो लाला 10 रुपए बन के दे रहे, ऐसा तो नहीं होता। सनलाइट भैया, मस्त सनलाइट में बैठे, सूर्य भगवान आ रहे, लाओ पैसे दो, ऐसा तो नहीं होता भैया। नहीं सर, ये तो हमारे लिए फ्री है। मतलब ये भी जो सर्विस या फिर कह लीजिए जो भी चीजें हमें गुड्स के फॉर्म में दी जाती है, दीज आर फ्री। ये क्या बेटा? जीरो प्राइस है। ये क्या बेटा? दीज आर फ्री गुड्स। ये क्या है बच्चों? बोलो, फ्री गुड्स। अच्छा एक चीज देखो, क्या एयर की कमी है क्या? नहीं सर, एयर की कमी नहीं है। जनरली ये क्या होता है? अबंडेंट इन सप्लाई होते हैं, भारी मात्रा में सप्लाइड होती है, तो इनकी ना स्कार्सिटी नहीं होती, इनकी कमी नहीं पड़ती सर। सर बढ़िया, फ्रेश एयर की तो बड़ी कमी है। अरे भैया एयर की बात कर ले, एयर की बात कर ले, फ्रेश एयर छोड़ो। हम बात कर रहे एयर। क्या एयर की कमी पड़ रही है क्या तुमको? नहीं ना। पड़ रही है तो भैया हॉस्पिटल में जाने का, ठीक है ना। चलो देखो, अबंडेंट इन सप्लाई, सर ये सप्लाई में बहुत ज्यादा होती है। डू नॉट हैव स्कार्सिटी, इसकी कोई स्कार्सिटी नहीं है। अब सुनो, जिसकी स्कार्सिटी ना हो ना, याद रखना, उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती बच्चों। जिसकी कोई स्कार्सिटी ना हो उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती। अरे जिसकी कमी, तुमको धूल मिट्टी कमी है? नहीं ना।
दैट्स वाई इसकी कोई कॉस्ट नहीं है जनरली छोटा थोड़ा बहुत ले रहे हो तो, है ना। इन कॉन्ट्रास्ट इकोनॉमिक गुड्स होते हैं इसके अलावा, इसके विपरीत में उसके होते हैं और उसके बदले आपको पेमेंट करनी होती है, क्योंकि इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है बच्चों। इसका क्या होता है बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। एंड यू नो वेरी वेल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है, ठीक है। अनलाइक फ्री गुड्स दे आर एक्सचेंजेबल इन द मार्केट, है ना भैया। फ्री गुड्स में ऐसा नहीं होता कि पैसे देकर के ये बातें हो रही हो, लेकिन बच्चों जो इकोनॉमिक गुड्स होते हैं उनमें तो भैया पैसे देने पड़ते हैं। मतलब हमारे पास गुड्स कितने हो गए सर, दो, फ्री गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स। बोलो बेटा कौन से गुड्स, फ्री गुड्स इकोनॉमिक गुड्स। बोलो फ्री गुड्स इकोनॉमिक गुड्स, फ्री गुड्स इकोनॉमिक गुड्स। देखो बेटा फ्री गुड्स का कोई प्राइस नहीं है सर, इकोनॉमिक गुड्स का प्राइस होता है। फ्री गुड्स बड़ी भारी मात्रा में होती है सर, इकोनॉमिक गुड्स कम मात्रा में होती है। इसकी स्कार्सिटी फ्री गुड्स की नहीं होती, डू नॉट हैव एनी स्कार्सिटी सर, इसकी स्कार्सिटी होती है। डू नॉट हैव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फ्री गुड्स की कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या, नो, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अगर ये वाला प्रोडक्ट मैं प्रोड्यूस ना करता तो ये वाला कर लेता, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी इस अपॉर्चुनिटी के लिए ये वाला प्रोडक्ट जो मैंने प्रोड्यूस ही नहीं किया, दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और जहां मेरा कॉस्ट लगेगा मैं तो भैया वसूलूंगा ना, ये भैया इसीलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, इसीलिए इसका प्राइस होता है। लेकिन फ्री गुड्स में ये भी प्रोड्यूस है वो भी प्रोड्यूस है भैया, यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ही नहीं। चलो बेटा देखिए देखिए ध्यान से, डू वी हैव अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्राइस एंड व्हाई डू पीपल हैव टू पे द प्राइस, है ना। सर क्या आपको प्राइस के बारे में पता है, प्राइस का मतलब क्या है और लोग प्राइस पे क्यों करते हैं सर। आओ जरा प्राइस के ऊपर जरा एक बार हम लोग डॉक्टरी करते हैं बेटा, डॉक्टरी करते हैं बेटा, चीड़ फाड़ करेंगे प्राइस पे। तो इन कॉमन पार्लेंस प्राइस का मतलब है क्वांटिटी ऑफ मनी, हाँ, नेसेसरी टू एक्वायर अ गुड्स एंड और सर्विसेज। सर कितना पैसा देना पड़ेगा इन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, कितना पैसा देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड प्राइस, ठीक है। प्राइस कैनॉट मनी वैल्यू, प्राइस जो है वो रिलेट करता है किससे बेटा, मनी वैल्यू। जनरली कोई प्राइस बोलता है तो तुमको ऐसे बोलते हैं ना, 500 की भैया, 700 की है, 1000 की है, ऐसा नहीं बोलता ये वाला मोबाइल फोन मतलब 100 लीटर मिल्क लगेगा, नहीं ना। अब तो ऐसा है नहीं सर, वो तो बार्टर सिस्टम में होता है, तो अब तो सब कुछ मनी में चल रहा है। परचेजिंग पावर ऑफ आर्टिकल एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, जनरली परचेजिंग पावर जो है ना किसी भी आर्टिकल का, वो मनी में ही एक्सप्रेस किया जाता है। इन अदर वर्ड्स प्राइस एक्सप्रेस कर रहा है द वैल्यू ऑफ द थिंग इन रिलेशन टू मनी, दैट इज क्वांटिटी ऑफ मनी फॉर विच इट विल बी एक्सचेंज, है ना। जैसे मान लो मेरे पास ये पेन है, इस पेन के बदले कितनी क्वांटिटी ऑफ मनी लूंगा मैं, खरीदोगे ना तुम, हाँ बोलो खरीदोगे ना। इस पेन के बदले में कितनी क्वांटिटी ऑफ मनी तुमसे लेना चाहता हूं, मतलब एक्सचेंज करने के लिए इसको अरे देखो ना एक्सचेंज ही तो है, मैं अपना पेन तुमको दे दूंगा, तुमसे तुम्हारा पैसा ले लूंगा, एक्सचेंज है या नहीं है, हाँ एक्सचेंज है सर। द वैल्यू इन एक्सचेंज और एक्सचेंज वैल्यू अकॉर्डिंग टू रिकार्डो, नाम याद रखना बेटा, क्या नाम है, रिकार्डो, क्या नाम है बेटा, रिकार्डो मींस कमांड ओवर द कमोडिटीज इन जनरल और पावर इन एक्सचेंज और परचेजिंग कमोडिटीज इन जनरल। मतलब इसके अंदर कितनी पावर है कि मुझसे पैसे निकलवा ले, इसके अंदर कितनी पावर है कि वो मुझसे कितनी क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो निकलवा सकता है। चलो आगे बढ़े, प्राइस का मतलब समझ में आ गया, रिकार्डो भाई का नाम याद रखना है तुमको प्राइस में। आ जाओ बच्चों, need to distinguish between the two important concept, namely value in use and value in exchange। भैया भेजे में घुसा दूंगा तुम्हारी, वैल्यू इन यूज क्या होता है और वैल्यू इन एक्सचेंज क्या होता है। सुनो, काफी बार क्या होता है, वैल्यू इन यूज इतना सारा होता है, इतना सारा, और रुपया पैसा नहीं देना है भैया। वैल्यू इन यूज बहुत है भैया, इसके बिना जिंदा ही नहीं रह पाओगे, लेकिन पैसे नहीं लगते भाई साहब। जैसे मैं कहता हूं वैल्यू इन यूज किसका है बच्चों, वैल्यू इन यूज है बच्चों किसका, बोलो ना, सनलाइट का। किसका है बेटा, सनलाइट का। सर किसका है बेटा, वैल्यू इन यूज है बेटा एयर का। किसका, एयर का। देखो वैल्यू इन यूज रिफर्स टू यूजफुलनेस और यूटिलिटी, इसकी यूटिलिटी है या नहीं है, एयर की यूटिलिटी है या नहीं है, तुम बताओ ना, है ना। सनलाइट की यूटिलिटी है या नहीं, दैट इज एट्रीब्यूट व्हिच अ थिंग मे हैव टू सैटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स, उसके अंदर वो एट्रीब्यूट है, वो गुण है जो मानव की, बोलो ना, हाँ, नीड को सेटिस्फाई करे। किसको बेटा, नीड को सेटिस्फाई करे, गुड्स में अवेलेबल फॉर फ्री, है ना बेटा। तुम बताओ ना, वैल्यू इन यूज इतना सारा और फ्री में, और वो भी फ्री में, समझ रहे हो तुमको। अरे ये तो नेचर ने दिया तुमको, ठीक है ना। लेकिन बेटा दुनिया वाले क्या करते हैं, नेचर अलग चीज है बेटा। दुनिया वाले क्या करते हैं, दुनिया वाले वैल्यू इन एक्सचेंज ढूंढते हैं ना। देखो वैल्यू इन एक्सचेंज यानी कि इकोनॉमिक वैल्यू, वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच मे ऑब्टेन इन द मार्केट इन एक्सचेंज ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। जैसे मान लो मैंने आपको ये पेन देना है, इसके बदले मैं क्या लूंगा आपसे,
पैसा, दिस इज कॉल्ड वैल्यू इन एक्सचेंज, इकोनॉमिक वैल्यू इसका क्या लूंगा मैं, इकोनॉमिक वैल्यू। इट इज मेजर्ड बाय द अमाउंट समवन इज विलिंग टू गिव, कितना तुम पैसा दे सकते हो वो गुड्स एंड सर्विसेज के बदले, ठीक है। जनरली मार्केट इकोनॉमी और द अमाउंट ऑफ द करेंसी, इसमें डॉलर चलता है, रुपीज चलता है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जनरली डॉलर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता ही है बेटा, ठीक है। Measures of the economic value because of the number of the units of money that a person is willing to pay for something tells how much of all other goods and services they are willing to give up to get that item. Exchange value जो है is determined in the market, भैया ये मार्केट में डिटरमाइन होता है। सोचो ना, ये पेन मार्केट में सिर्फ मेरे पास ही है, 500 रुपए लूंगा तुमसे, तुमको चाहिए 500 रुपए में, समझ रहे हो, बहुत सारा है, 5 रुपए में 10 रुपए में बिकेगा, ठीक है। तो जनरली इसकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि इसका वैल्यू इन एक्सचेंज कितना होगा, ठीक है। देखो बेटा, वैल्यू इन यूज, हाई वैल्यू इन यूज हो सकते हैं इनके, किनके, वाटर के, ऑक्सीजन के, सनलाइट के, ठीक है बेटा। इन द कॉन्ट्रेरीज, कुछ ऐसी कमोडिटीज भी होती हैं जिसकी लो वैल्यू इन यूज होती है, देखना बेटा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, लो वैल्यू इन यूज लेकिन हाई वैल्यू इन एक्सचेंज। बताओ, डायमंड, डायमंड क्या है, लो वैल्यू इन यूज बट हाई वैल्यू इन एक्सचेंज, महंगा मिलता है ना। एक्सपेंसिव पेंटिंग, वैल्यू इन यूज वेरी लो, बट बच्चों वैल्यू इन एक्सचेंज इज वेरी हाई। गोल्ड वैल्यू इन यूज लो है लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज हाई है। कुछ ऐसी कमोडिटीज भी होती है जिनका वैल्यू इन यूज बहुत कम होता है और वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ज्यादा होता है, आपको समझाना यही था मुझे, ठीक है जी। आ जाओ यहां ध्यान से एक बार और समझना, प्राइस के ऊपर ही चर्चा चल रही है सर, प्राइस के ऊपर ही सारी बातें चल रही है। दो दोस्त है बेटा, कौन, ये देखो, ये है, इसका नाम है चंगू, चंगू, और इसका नाम है मंगू, चंगू मंगू। बेटा जी, ये जो मंगू है ना अपनी आदत से मजबूर है। मंगू कहता है, सुनो सुनो चंगू, तो मेरा दोस्त है ना बचपन से, देखो दोनों बूढ़े हो गए, तो मेरा दोस्त है ना बचपन से, एक काम कर, तू ना मुझे अपनी कार दे दे, ये जो कार है ना तेरे दरवाजे पे जो लगी रहती है, ये कार मुझे दे दे बच्चों। ये कह रहा है, कौन, मंगू कह रहा है, भैया मंगू ही मांगता है ना, मंगू मांग रहा है अपने फ्रेंड से, ऐसे दोस्त मत बनाना बेटा। और ये क्या बोल रहा है, अच्छा चंगू कह रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, पैसों की बात करेगा अभी। मंगू तुरंत कह देता, भैया देखो इसके लिए मैं तुम्हारा जन्म भर आभारी रहूंगा, लाइफ टाइम ऑब्लिगेशंस रहेंगी मेरी आपके लिए, मैं जन्म भर के लिए तुम पे आभारी रहूंगा, मतलब तुम्हारा आभारी रहूंगा, समझ रहे हो बात को। मतलब वो क्या दे रहा है भैया, एज अ सेंटिमेंटल, ये क्या दे रहा है, अपना सेंटिमेंट दे रहा है, ठीक है। इसका कोई वैल्यू है क्या, नो वैल्यू। इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है क्या, नो सर, इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। इन इकोनॉमिक्स वी आर ओनली कंसर्न विद द एक्सचेंज वैल्यू। हम इकोनॉमिक्स में किसकी बात करेंगे बेटा, सिर्फ और सिर्फ टके की बात करेंगे, रोकड़े की बात करेंगे भैया, पैसों की बात करेंगे, एक्सचेंज वैल्यू की बात करेंगे, इकोनॉमिक वैल्यू की बात करेंगे। इसके अलावा ये सेंटीमेंट वेंटीमेंट यहां काम नहीं करते भैया। कंसिडरेशन सच एज सेंटिमेंटल वाले कंसिडरेशन, वैल्यू मींस अ लिटिल इन अ मार्केट, भैया इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है मार्केट के अंदर। सेंटिमेंटल वैल्यू इज व्हाट, सब्जेक्टिव। हो सकता है भैया मंगू अरे बड़ा आदमी है भाई, या फिर मेरे बुरे समय में बहुत काम आया भैया, ये सेंटिमेंटल वैल्यू तो मेरे लिए पैसे तो कुछ नहीं मेरे, बड़ा भी हो सकता है, मतलब सेंटिमेंटल वैल्यू बड़ा भी हो सकता है। और यार तो क्या, समझ रहे हो ना बात को, तो सब्जेक्टिव इन नेचर है, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, सेंटिमेंटल वैल्यू है ये, तो रिफ्लेक्ट एंड व्हाट एक्सीग्रेटेड जजमेंट अबाउट द वर्थ ऑफ द कमोडिटी, है ना। यहाँ पर जनरली जो जजमेंट्स है वो एक्सीग्रेटेड है, ठीक है, और कमोडिटी की वर्थ के बराबर है, उससे ज्यादा है, उससे कम है, ये आप पे डिपेंड करता है, ये सब्जेक्टिव इन नेचर है बच्चों, ठीक है। आ जाओ, इन आवर डे टू डे लाइफ, अगर हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, वी कम अक्रॉस द रेफरेंस टू द मार्केट सच एज ऑयल मार्केट की बात करते हैं, व्हीट मार्केट की बात करते हैं, वेजिटेबल मार्केट की बात करते हैं। दीज हैव कॉनोटेशंस ऑफ अ प्लेस, इनके पास क्या बच्चा, क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक प्लेस दिख रहा है, क्या दिख रहा है हमें, प्लेस दिख रहा है, वेयर द बायर एंड सेलर्स गैदर, जहां बायर एंड सेलर इकट्ठे होते हैं और एक्सचेंज करते हैं गुड्स का एट अ प्राइस, एक प्राइस के ऊपर। हमने पीछे मार्केट की डेफिनेशन में ये सारे देखे भी थे बच्चों। इन इकोनॉमिक्स मार्केट आर क्रूशियल फोकस ऑफ एनालिसिस, है ना। इकोनॉमिक्स देखो, मार्केट का एक अलग से चैप्टर ही बना दिया तुमको, तो एनालिसिस का फोकस तो है ना मार्केट। मार्केट का मतलब पता है क्या होता है, जहां बायर और सेलर भिड़ रहे हो। बायर क्या चाहता है, बायर चाहता है सस्ते में ले ले, सेलर क्या चाहता है, महंगे में बेचे भैया, बीच में कहीं आकर के सेटलमेंट बनेगी। देखेंगे बेटा अगले वाले यूनिट में विस्तार से। Therefore we need to understand how this term is used, हमें ये समझना होगा कि इस टर्म को कैसे यूज किया जाना चाहिए। मार्केट का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ बायर एंड सेलर, क्या बोल रहा हूं बेटा, कलेक्शन ऑफ बायर एंड सेलर
विद द पोटेंशियल टू ट्रेड। ये लोग ना बैठ करके वहां मंत्र नहीं जपेंगे भैया, ये पोटेंशियल टू ट्रेड मतलब ट्रेड करने के पर्पस से बायर एंड सेलर इकट्ठे होंगे। एक्चुअल पोटेंशियल और इंटरेक्शंस विद द बायर एंड सेलर डिटरमाइन करता है प्राइस को। मैंने बताया ना, बायर एंड सेलर इकट्ठे होंगे, प्राइस डिटरमाइन करेंगे, है ना। डिमांड और सप्लाई ही तो प्राइस डिसाइड करती है ना। ठीक है जी। मतलब अगर मैं कहना चाहता हूं, यहीं पर थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आपको। देखो ये है हमारा मार्केट। क्या बात कर रहे हो सर, यही मार्केट है? यही मार्केट है बच्चों, हमारे लिए तो यही मार्केट है। ये क्या है हमारा डिमांड कर्व, ये क्या है हमारा सप्लाई का। डिमांड कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? डिमांड करता है सर कौन? बायर। सारे बायर ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। मान लो ये पिज्जा का मार्केट है। किसका मार्केट है बेटा? पिज्जा। मुंह में पानी आ गया सर। डिमांड फॉर पिज्जा एंड जितने भी लोग डिमांड करते हैं सारे लोगों की डिमांड, मार्केट डिमांड की बात कर रहा हूं बच्चों। और सप्लाई फॉर पिज्जा मतलब मार्केट सप्लाई की बात कर रहा हूं। मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई, जहां पर एक दूसरे को मीट करेंगे। इतनी क्वांटिटी के लिए हम लोग जो है ना इस प्राइस पे ओपी, इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी जो है बच्चों बाय और सेल करने के लिए तैयार है। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस, है ना। मार्केट यही करती है, मार्केट यही करती है। ज्यादा बायर आ गए सर, बायर ज्यादा है सेलर कम है, क्या होगा? प्राइस बढ़ जाएगा। सर सेलर ज्यादा है बायर कम है, क्या होगा? कम हो जाएगा। समझ रहे हो ना? मतलब यही तो हमारे लिए मार्केट है बच्चों। द मार्केट नीड नॉट टू बी अ फॉर्मल। जरूरी नहीं है कि मार्केट क्या हो बच्चों, फॉर्मल हो। बोलो मार्केट कैसा नहीं हो सकता सर? जरूरी नहीं है कि वो फॉर्मल हो। जैसे सेकेंड हैंड कार्स न्यूज़पेपर पे भी बेचे जाते हैं। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट देखोगे कभी तो सेकेंड हैंड कार वो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट का एक पेज आता है, वहीं चेक कर लेना, मिल जाएगा तुमको। लेना है ना तुमको। सेकेंड हैंड गुड्स में बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय लिस्टिंग ऑन द ऑनलाइन शॉप, है ना। देखा होगा ऑनलाइन शॉप पे जैसे OLX है ना, ये सारे इन सब पे मिल जाएंगे आपको, है ना। द प्रेजेंट हाई टेक वर्ल्ड गुड्स एंड सर्विसेज आर एफर्टलेसली बाउट एंड सोल्ड ऑनलाइन, है। काफी बार ऐसा भी है, हाईटेक वर्ल्ड ऐसा है हमारे पास जो ऑनलाइन ही हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लेते हैं। किसी मार्केट में, फिजिकल मार्केट में जाने की आजकल जरूरत नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो रिवॉल्यूशनाइज्ड हो रहा है बच्चों। धीरे धीरे जो है हम लोग मार्केट जाना कम कर रहे हैं और ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा कर रहे हैं। एक माउस के या फिर अपने हाथों के यूज से हो जाता है। चल, द स्टडिंग अबाउट द मार्केट इकोनॉमी इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द प्राइस। और जो हम समझ चुके हैं, सिंस दिस इज डन इन द मार्केट वी कैन डिफाइन द मार्केट सिंपली एज ऑल दोज बायर एंड सेलर्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज हु इन्फ्लुएंस द प्राइस। चलो जी आगे बढ़े। हाँ सर आ जाओ। बात करते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट की। ध्यान से सुनिएगा बेटा। मार्केट दो तरह के हैं, प्रोडक्ट मार्केट बताया था ना, और फैक्टर मार्केट। बोलो कितने मार्केट है बेटा? प्रोडक्ट मार्केट, फैक्टर मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट पहले बात होगी फैक्टर मार्केट की। आज बेटा फैक्टर मार्केट मतलब क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, इन सब का मार्केट, इन सब का मार्केट। फैक्टर मार्केट का मतलब है दोज इन विच फर्म, कौन बेटा? फर्म। अरे फैक्टर मार्केट लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर स्किल्स, रॉ मटेरियल किसको चाहिए? फर्म को। बाय करता है रिसोर्सेज को, लैंड को, लेबर को, कैपिटल को, एंटरप्रेन्योर स्किल्स को, टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। तो फैक्टर मार्केट में जाता है कौन है? फर्म जानता है। कौन जाता है बेटा? फर्म। फैक्टर मार्केट एलोकेट करता है प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को टू प्रोड्यूसर्स एंड प्राइस इन द फैक्टर मार्केट आर नोन एज फैक्टर प्राइस। याद है ना, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, क्या बोलते हैं इसको? फैक्टर प्राइस। फैक्टर मार्केट में जो प्राइस लगता है उसको बोलते हैं फैक्टर प्राइस। सर प्रोडक्ट मार्केट आर द मार्केट्स। प्रोडक्ट मार्केट क्या बेटा? मार्केट है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन विच द हाउस होल्ड, बोलो हाउस होल्ड मतलब कंज्यूमर, हाउस होल्ड मतलब कंज्यूमर बाय करता है गुड्स एंड सर्विसेज को। अब देखो ना, फैक्टर मार्केट से फर्म ने सारा लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल लिया, गुड्स एंड सर्विसेज बना करके किसको बेच रहे हैं हम? ये प्रोडक्ट मार्केट में हाउस होल्ड को बेच रहे हैं जनरली। ठीक है जी। चलो जी, प्रोडक्ट मार्केट एलोकेट करता है गुड्स को टू द कंज्यूमर एंड प्राइजेस पे करने पड़ते हैं इसके बदले, और इसको ही हम प्राइस कहते हैं। इसके बारे में आपने विस्तार से प्राइस के बारे में पढ़ भी लिया बच्चों। इज दिस क्लियर टू यू? बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातें जो मैंने आपको समझाई है, ये सब कुछ यहाँ बताई है, कोई दिक्कत नहीं है सर। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। इन इकोनॉमिक्स जनरली द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। आओ बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट 6 बेसिस है। कितने बोलो? 6 बेसिस है। सबसे पहले एरिया, बोलो एरिया टाइम ट्रांजेक्शन, एरिया टाइम ट्रांजेक्शन, ATT, बोलो ना एरिया टाइम ट्रांजेक्शन। रेगुलेशन, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, बिजनेस याद कर लो, कंपटीशन, रेगुलेशन, बिजनेस, बिजनेस कंपटीशन। ठीक है। ATTRBC है ना, ATTRBC, ATTRBC देख लेना तुम, जो भी बनाना है तुमको। ठीक है। एरिया टाइम ट्रांजेक्शंस, रेगुलेशंस, बिजनेस कंपटीशन। आ जाओ बच्चों, एरिया के बेसिस पे बात करें तो लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। टाइम के बेसिस पे बात करें वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट। अगर कंपटीशन की बात करें
परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, बात तो वैसे हमें पहुंचना कहाँ है बेटा, परफेक्ट और इम्परफेक्ट पे, लेकिन उससे पहले ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, एक एक करके बात करते हैं बेटा। एरिया के बेसिस पे हमारे पास क्या है बेटा, लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल। याद करो, लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल, याद रहेगा ना, लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल, बोलो बेटा। हाँ जी, लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल, क्या बोल रहे बेटा, लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल। हाँ जी, देखो, फॉर्म ऑफ द मार्केट पर्सपेक्टिव द रीजनल एरियाज ऑन विच, ठीक है, एरिया कवर किया जाता है, ये सब ठीक है। आओ लोकल मार्केट की बात करते हैं, वेयर द बायर एंड सेलर, कौन बेटा, बायर एंड सेलर्स लिमिटेड होते हैं टू द लोकल एरिया। कहां पे बेटा, लोकल एरिया में। जनरली हाई पेरिशेबल गुड्स होते हैं। सब्जी खरीदने जाते हो, सब्जी खरीदने कहां जाते हो, आजादपुर मार्केट जाते हो क्या, यूपी से खरीद के लाते हो, हरियाणा से खरीद के लाते हो क्या, लोकल एरिया से खरीद के लाते हैं सर। जनरली हाईली पेरिशेबल गुड्स होते हैं, लोकल मार्केट में खरीदे जाते हैं। और तुम बताओ ना, ट्रांसपोर्टेशन, अबे तुम 50-100 रुपए की सब्जी लेने के लिए क्या 100-200 रुपए लगा करके, ट्रांसपोर्टेशन का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं जाओगे साहब। तो डिस्टेंस का ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, बेटा अनइकोनॉमिकल ना हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। द एक्सटेंट ऑफ द मार्केट इज लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर लोकेलिटी, है ना, इस लोकेलिटी के लिए हमारे पास क्या है, ये पर्टिकुलर एक सब्जी मंडी लगती है, वो वाली बात। फॉर एग्जांपल, लोकली सप्लाइड सर्विसेज सच एज दोज ऑफ द हेयर ड्रेसर होता है, काफी बार रिटेलर्स हैव अ न्यू नैरोअर कस्टमर्स, करेक्ट। रीजनल मार्केट, हाँ जी, रीजनल मार्केट, अगर उस तरह का सामान खरीदना है तो उस रीजन में आपको जाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई रीजनल मार्केट कवर करता है वाइडर एरिया जनरली। देखो बेटा, यहां पर क्या बोला था, यहां पर जो है ना, हम लोकल एरिया कवर करते हैं, स्मॉल एरिया कवर करते हैं। यहां पर हम वाइडर एरिया कवर करते हैं एडजेसेंट सिटीज के अंदर। जनरली पार्ट ऑफ स्टेट्स होता है ये, क्लस्टर ऑफ द स्टेट भी कहा जा सकता है इसको। द साइज ऑफ द मार्केट इज जनरली लार्ज, इनका मार्केट का साइज क्या होता है बेटा, लार्ज होता है। बायर एंड सेलर डिमांड करते हैं उसी तरह की वस्तु, जैसे मेखेला चादर, मेखेला चादर है ना, ये आसामी साड़ीज होती है। आसामी साड़ीज को क्या बोलते हैं, मेखेला चादर। लेना है तो कहां जाओगे, आसाम। कहां जाओगे बेटा, आसाम। तो ये क्या हो गया, रीजनल मार्केट। क्या हो गया बेटा, रीजनल मार्केट। आ जाओ नेशनल मार्केट की, अगर हिंदी की किताबें पढ़ने की बात करो भैया, भारत में मिलेगी तुमको। ये क्या है, नेशनल मार्केट है। ये क्या बेटा, नेशनल, व्हेन द डिमांड फॉर द कमोडिटी और सर्विस इज लिमिटेड टू द नेशनल बाउंड्रीज। कहां मिलेगा, इंडिया में। साड़ी पहनने की बात करो, कहां मिलेगा, इंडिया में। तो नेशनल मार्केट हो गया ना। वी से दैट द प्रोडक्ट हैज अ नेशनल मार्केट, इसका क्या बेटा, ये नेशनल मार्केट एज अ ट्रेड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट में रिस्ट्रिक्ट द ट्रेडिंग ऑफ द कमोडिटी विद इन द कंट्री। और हिंदी की बुक का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। जनरली आउटसाइड इंडिया मिल जाती है, लेकिन कम मिलती है। तो ये इसका क्या हो गया, नेशनल मार्केट हो गया। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें अगर, तो बेटा यहां पर जनरली आपके दिमाग में क्या आएगा बेटा, गोल्ड एंड सिल्वर। क्या आएगा बेटा, गोल्ड एंड सिल्वर। कमोडिटी इज सेड टू बी इंटरनेशनल मार्केट व्हेन इट इज एक्सचेंज इंटरनेशनली। गोल्ड लेके जाओ इंडिया से यूएस में बेचने, अरे वहां भी पीला ही होता है, यहाँ भी पीला ही होता है, खरीद लेंगे भैया, ठीक है ना। यस सर, यस सर, यस सर, समझ में आ रही बात। इवन जो हाईली पेरिशेबल गुड्स होते हैं ना, हैव इंटरनेशनल मार्केट, इनके भी आजकल क्या हो रहे हैं बेटा, इंटरनेशनल मार्केट हो रहे हैं। जैसे क्या, जैसे सर मछली की बात कर लो, ठीक है ना, कोशिश की जाती है उसको बचा करके किसी भी तरीके से जिन देशों में इनकी ज्यादा डिमांड है वहां पर इसकी सप्लाई की जाए, ये कोशिश रहती है बेटा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एलिमेंट, वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड। बोलो, वेरी शॉर्ट, वेरी लॉन्ग, सॉरी, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग, ठीक है। वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग, याद रहेगा बेटा, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। इसके बारे में एक और बात कह दूं मैं, अल्फ्रेड मार्शल कंसीव्ड द टाइम एलिमेंट इन द मार्केट। उन्होंने बेटा एक्सप्लेन किया है टाइम एलिमेंट इन द मार्केट। वेरी शॉर्ट, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग, ठीक है जी। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट की बात करें, अरे आंखें बंद कर लो भैया। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट पीरियड और वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट refers to the period of time in which supply is fixed and cannot be increased or decreased। इतना ही दूध आ रहा है सर डेली बेसिस पे, इतने ही एग्स आ रहे हैं डेली बेसिस पे, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट के अंदर। इसको बढ़ाया नहीं जा सकता, इसको कम नहीं किया जा सकता, है ना। लाइक वेजिटेबल्स की बात कर ले, फ्लावर की बात कर ले, फिश की बात कर ले, एग की बात कर ले, फ्रूट मिल्क वगैरह की बात कर ले, ये पेरिशेबल गुड्स होते हैं। जनरली कैसे गुड्स होते हैं बच्चों, पेरिशेबल गुड्स होते हैं, एंड द सप्लाई ऑफ विच कैन नॉट बी चेंज इन द वेरी शॉर्ट पीरियड। इनकी सप्लाई को याद रखिएगा बेटा, क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारे पास, इनके सप्लाई को वेरी शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। द सप्लाई इज फिक्स्ड। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सप्लाई फिक्स्ड रहता है, ठीक है। इंक्रीज इन डिमांड अगर बढ़ेगा तो इसकी वजह से प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि सप्लाई तो क्या है बेटा, कांस्टेंट है।
सप्लाई तो कांस्टेंट है तो प्राइस बढ़ जाएगा। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट के बाद आ जाते हैं बेटा शॉर्ट पीरियड मार्केट पे। किस पे बात करेंगे बेटा? शॉर्ट पीरियड मार्केट पे बात करेंगे। शॉर्ट पीरियड मार्केट पीरियड विच इज स्लाइटली लॉन्गर, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा, देन द वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट स्लाइटली लॉन्गर है। इट इज द पीरियड the supply of output may be increased by increasing the employment of the variable factor। यहां देखो शॉर्ट पीरियड मार्केट याद है ना प्रोडक्शन में सर, जहां पर हम लोग वेरिएबल फैक्टर यानी लेबर को बढ़ा करके थोड़ा सा इसकी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, अप टू अ सर्टेन लिमिट इसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। फिक्स्ड फैक्टर्स स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी गिवन होंगे, मतलब फिक्स्ड होंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। वेरिएबल फैक्टर में चेंज आता है। शॉर्ट पीरियड में क्या होता है बेटा? वेरिएबल फैक्टर में चेंज आता है और फिक्स्ड फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। बेटा शॉर्ट पीरियड है ना, क्या मैं टेक्नोलॉजी चेंज कर सकता हूं क्या? क्या मैं बिल्डिंग लैंड खरीद सकता हूं क्या? नहीं सर। सिंस द सप्लाई कैन बी moderately adjusted, the change in the short period price on account of the change in the demand are less compared to the market period, compared to the market period। ठीक है जी, ठीक है सर। लॉन्ग पीरियड में क्या होता है? सारे के सारे फैक्टर्स जो है ना बच्चों, ऑल द फैक्टर्स बिकम वेरिएबल। आप चाहो तो लैंड और टेक्नोलॉजी जिसको आपने लिमिटेड किया था उसको भी बढ़ा दो। लेबर तो बढ़ ही सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लैंड और टेक्नोलॉजी को भी बढ़ा सकते हो। एंड द सप्लाई ऑफ द कमोडिटीज जो है वो चेंज हो जाएंगे। सच सप्लाई में भी फुल्ली एडजस्टेड, यहाँ पे सप्लाई जो पूरी तरीके से चेंज हो सकता है। द इंटरनेशनल transaction sorry interaction between the long run supply and demand determine the long run equilibrium price। यहाँ पे ना नॉर्मल प्राइस आता है, दैट इज लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम प्राइस। यहाँ क्या आता है बेटा? नॉर्मल प्राइस आता है, दैट इज लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम प्राइस। लॉन्ग रन में जो प्राइस होगा दैट इज द नॉर्मल प्राइस, यहाँ आएगा, ठीक है। वेरी लॉन्ग रन लॉन्ग सॉरी पीरियड जो होता है या सेक्युलर पीरियड जिसको कह देते हैं, सेक्युलर मूवमेंट आर रिकॉर्डेड ऑन अ सर्टेन फैक्टर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड इज अ वेरी लॉन्ग। पहली बात तो फैक्टर्स इंक्लूड साइज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, कैपिटल सप्लाई और सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या बेटा? पॉपुलेशन को, कैपिटल को और रॉ मटेरियल की सप्लाई को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में चेंज होता है, बढ़ता है, कम होता है, उसकी बात करते हैं हम लोग यहाँ पे लॉन्ग पीरियड और सेक्युलर में, ठीक है जी। आ जाओ बेटा आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन के बेसिस पे स्पॉट मार्केट या कैश मार्केट होता है और फॉरवर्ड या फ्यूचर मार्केट होता है। बच्चों ध्यान से देखिएगा, स्पॉट और कैश मार्केट का मतलब क्या होता है? स्पॉट मार्केट मतलब मैंने आपसे कोई सामान लिया और आपको तुरंत पेमेंट कर दिया, इसको बोलते हैं स्पॉट मार्केट या कैश मार्केट। जबकि यहां क्या होता है? फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट में बेटा मैं आपसे सामान ले लेता हूं और कहता हूं 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा, दिस इज व्हाट फॉरवर्ड मार्केट या फ्यूचर मार्केट। देखिए बेटा स्पॉट मार्केट या स्पॉट मार्केट ट्रांजैक्शंस रिफर्स टू दोज मार्केट वेयर द गुड्स आर एक्सचेंज फॉर द मनी payable either immediately or within a short span of time। For example, grains sold in the mandi at a current price and cash is payable उसी समय पे immediately, इसको कहते हैं स्पॉट मार्केट। क्या बोलते हैं बेटा? स्पॉट मार्केट। जबकि फॉरवर्ड या फ्यूचर मार्केट में क्या होता है? ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व ट्रांजेक्शन विद द प्रॉमिस टू पे एंड डिलीवर द गुड्स एट द सम फ्यूचर डेट। कुछ भी हो सकता है, पेमेंट आप फ्यूचर में कर रहे हो या पेमेंट आज ले ली है और डिलीवरी आप फ्यूचर में कर रहे हो, या दोनों ही फ्यूचर में हो रहा है बच्चों, उसको फॉरवर्ड या फ्यूचर मार्केट कह देते हैं, ठीक है। चलो ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, एक होता है बेटा रेगुलेटेड मार्केट और एक होता है अनरेगुलेटेड मार्केट, ठीक है जी। रेगुलेटेड मार्केट की बात करें तो ट्रांजैक्शंस आर स्टैट्यूटरी रेगुलेटेड, है ना, लॉ बना दिया जाता है। जैसे स्टॉक मार्केट क्या है बेटा? रेगुलेटेड, लॉ के अकॉर्डिंग चलेगा। इसको क्या बोलते हैं बेटा? रेगुलेटेड मार्केट। यहां जनरली अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं हो सकती, यहां अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं हो सकती। सच मार्केट में बी एस्टैब्लिश्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड, है ना, फॉर अ ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना, जैसे शेयर्स के लिए हो गया, डिबेंचर्स के लिए हो गया, बॉन्ड्स के लिए हो गया, ठीक है ना, इसके लिए, ठीक है। स्टॉक मार्केट इसका एक अच्छा एग्जांपल है। अनरेगुलेटेड मार्केट जैसे आपके यहाँ पे वीकली मार्केट जो लगता है, हाट बाजार कहते हैं जिसको, वो सब क्या बेटा? वो सब अनरेगुलेटेड मार्केट होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आ जाओ। ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के बेसिस पे दो तरह के मार्केट, होलसेल और रिटेल। जनरली जो होलसेल मार्केट होता है जनरली टेक प्लेस बिटवीन द ट्रेडर्स, दैट इज बिजनेस एंड बिजनेस। होलसेल में कौन खरीद के लाता है? एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से खरीद के लाता है ना, तो इसी को बोलते हैं बेटा होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट इज अ मार्केट वेयर द कमोडिटी आर बाउट एंड सोल्ड इन द बल्क और अ लार्ज क्वांटिटी। जबकि बेटा रिटेल मार्केट क्या होते हैं? व्हेन द कमोडिटीज आर सोल्ड इन अ स्मॉल क्वांटिटी, कमोडिटी जो है स्मॉल क्वांटिटी में सोल्ड किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? रिटेल मार्केट। यहाँ पे बिजनेस टू कंज्यूमर आता है, B2C कहा जाता है। चलो आगे बढ़े बेटा, अब आ जाते हैं बेटा अपने बेसिक, अपने इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक पे, दैट इज द कंपटीशन। क्या बोल रहे बेटा? कंपटीशन, क्योंकि हमारे चैप्टर में आगे कंपटीशन की बात करनी। ये सब सर जो आपने बेसिस बताए ना मार्केट के,
पढ़ लिया एक बार, कहानी खत्म। अब बात होगी कंपटीशन की, और आगे तक होती रहेगी बेटा, आगे तक होती रहेगी। तो कंपटीशन के बेसिस पे हम लोग कहते हैं दो तरह के मार्केट है, एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट और एक इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। एग्जांपल दूं, जैसे मान लो कि तुम लोगों ने मेरे से इकोनॉमिक्स पढ़ी, तुम्हारी इकोनॉमिक्स माशाल्लाह अच्छी होगी, बढ़िया हो गई भाई। अरे बच्चों, तुमने कहा आपका जो कोचिंग सेंटर है ना, उसी के बाहर अपना भी कोचिंग सेंटर होगा, मैं आपको कंपटीशन दूंगा। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, बहुत देते हैं, तुम भी दो, कोई दिक्कत नहीं साहब। तुमने कोचिंग सेंटर ओपन कर लिया, खोल लिया, अब बताओ तुम क्या कर रहे हो। मान लो मेरी फीस है 1000 रुपए की, आप कह रहे हो सर मैं ना 900 में पढ़ाऊंगा, 900 में पढ़ाऊंगा। मजबूरी में मुझे 800 पे आना पड़ा, तुम 500 पे चले गए, मैं 300 पे आ गया, तुम 100 पे आ गए, मैं भी कमीना था, 50 पे आ गया। तुमने कहा 30 रुपए में पढ़ाऊंगा, मैंने कहा फ्री में पढ़ा दूंगा भाई, फ्री में पढ़ा रहा हूं ना, तुम समझ रहे हो। ऐसा मार्केट जहां पर मेरे बाल बच्चे भी रोड पे, तुम्हारे बाल बच्चे भी रोड पे, समझ रहे हो, इम्परफेक्ट मार्केट है, घटिया तरीका है कंपटीशन करने का। इम्परफेक्ट मतलब क्या, घटिया तरीका है सर कंपटीशन करने का, घटिया है। हाँ, जहां पर क्या हो रहा है, कट थ्रॉट कंपटीशन, तुम भी प्राइस को कम किए जा रहे हो, मैं भी प्राइस को कम किए जा रहा हूं, और एक समय के बाद भैया दोनों लॉस में, मजा नहीं आएगा सर। मार्केट कैसा होना चाहिए, परफेक्ट, परफेक्ट, ये ना परफेक्ट, ऐसा कि सर आप 1000 में पढ़ा रहे हो ना, तो मैं भी 1000 ही लूंगा, और देखते हैं अब बच्चे किसके पास ज्यादा होंगे। This is called perfect competition. तो देखिए, where the price of the commodities remain unchanged and the profit can be increased by increasing the sale only. मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं सर, मैं प्रॉफिट फिर भी ज्यादा कमाऊंगा, ज्यादा बच्चे पढ़ा करके, ज्यादा सेल करके, समझ रहे हो ना। दिस इज कॉल्ड परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। जबकि इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट क्या होता है, वेयर द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी कैन बी चेंज, और चेंज का मतलब क्या, डिक्रीज। यहाँ पे क्या होता है जनरली, डिक्रीज। क्या होता है बेटा, डिक्रीज। ठीक है, चलो आ जाओ जी, फोर्थ टॉपिक पे आ जाए। जरूर सर, टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए जल्दी से ध्यान दीजिए। फॉर अ कंज्यूमर अ मार्केट कंसिस्ट ऑफ दोज फर्म्स व्हिच ही कैन बाय अ वेल डिफाइंड प्रोडक्ट। एक प्रोड्यूसर के लिए मार्केट कंसिस्ट ऑफ दोज बायर्स टू whom ही कैन सेल अ सिंगल वेल डिफाइंड प्रोडक्ट। समझ रहे हो, एक कंज्यूमर के लिए मार्केट का मतलब क्या है, कंज्यूमर देखता है फर्म मतलब मार्केट। एक प्रोड्यूसर के लिए मार्केट का मतलब क्या है, बायर मतलब मार्केट। प्रोड्यूसर के लिए बायर मतलब मार्केट, कंज्यूमर के लिए फॉर्म मतलब मार्केट से। जहां पर कंज्यूमर क्या कर पाता है भैया, प्रोडक्ट खरीद पाता है जो वो चाहिए उसको, या प्रोड्यूसर क्या कर पाता है, जो बेचना चाहता है वो बेच पाता है, सेल कर पाता है। आप समझो ना, दोनों के लिए एक दूसरे को वो मार्केट कह रहे हैं, दोनों एक दूसरे को वो मार्केट कह रहे हैं ना भैया, मार्केट समझ रहे हैं ना। प्रोड्यूसर किसको मार्केट समझ रहा है, सेलर, सॉरी कंज्यूमर को, कंज्यूमर किसको, प्रोड्यूसर को। if a firm knows precisely the demand curve it faces, it would be the potential revenue। जैसा डिमांड कर्व होगा वैसा रेवेन्यू होगा। if it all knows the cost it can readily discover the profit। हमें पता है कि भैया हमारा इतना कॉस्ट है, प्रॉफिट लगाएंगे उसमें एलिमेंट और बेच देंगे, ठीक है। इट दैट वुड बी एसोसिएटेड विद द डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट, है ना। अब जैसे मान लो मैंने ना आम बेच रहा हूँ मैं रेडी पे, मैंने ना 100 किलो आम लिए थे, और बेच करके ना 95 किलो बेच करके मैंने प्रॉफिट प्रॉफिट भी कमा लिया, बहुत बढ़िया। अब लास्ट के 5 किलो सड़े गले आम रह रहे हैं, सस्ते में भी बेच दूंगा ना, कॉस्ट से नीचे में भी बेच दूंगा ना। क्यों, मुझे पता है मैंने प्रॉफिट निकाल लिया, मेरा प्रॉफिट एलिमेंट निकल चुका है। तो भैया इसीलिए कह रहे हैं लेवल ऑफ आउटपुट कैन बी देयरफॉर कैन चूज टू आउटपुट द लेवल देयर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। बट सपोज द फर्म नोज इट्स नाउ प्रोडक्ट कॉस्ट एंड अ मार्केट डिमांड कर्व फॉर द प्रोडक्ट बट डज नॉट नो द ऑन डिमांड कर्व। मार्केट के बारे में तो उसको सब पता है, अपने खुद के डिमांड कर्व के बारे में अगर नहीं पता तो कह रहे इन अदर वर्ड्स इट डज नॉट नो इट्स ऑन टोटल सेल्स। तो उस बेचारे को उसके सेल्स के बारे में पता नहीं लग पाएगी। हाउ मेनी कॉम्पिटिटर्स हैं, तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, नहीं पता। भैया फर्म अगर प्राइस चेंज करे तो तुम्हारा मार्केट शेयर कितना चेंज होगा, नहीं पता। रिड्यूस करे अगर प्राइस तो कितना बिकेगा भैया तुम्हारा एक्स्ट्रा, नहीं पता। तो अगर इन प्रॉब्लम का, इन क्वेश्चंस का जवाब तुम्हारे पास नहीं है, तो मतलब तुम मार्केट के स्ट्रक्चर को नहीं समझते। जरा मार्केट के देखो, बड़ी बड़ी कंपनियां यही तो करती है ना, मार्केट के स्ट्रक्चर पे एनालिसिस करती है, हमने ऐसा किया तो क्या चांसेस हो सकते हैं। आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप will be different in the different circumstances। For example, if there is only one firm in the market, तो भैया the market demand will be satisfied by a particular firm। भैया मोनोपोली में काम कर रहे हो तो सारा का सारा डिमांड करने वाला व्यक्ति कौन, तुम।
थोड़ा बहुत प्राइस भी ऊपर करोगे कोई दिक्कत नहीं। बट इफ देयर आर टू लार्ज फर्म, बहुत सारी फर्म्स है या इंडस्ट्री के अंदर, तो भैया अगर तुमने थोड़ा सा भी आनाकानी किया, प्राइस चेंज किया, तो तुम्हारी डिमांड जो है इलास्टिक है, वेरी इलास्टिक, डिमांड कम हो जाएगी। अ फर्म हैज टू बी वेरी कॉशियस, फर्म को बड़ा कॉशियस होना चाहिए फॉर रिएक्शन ऑन ऑफ द अदर फर्म्स, जब वो अदर फर्म के रिएक्शन के अकॉर्डिंग। बट इफ देयर आर से मोर देन 5000 स्मॉल फर्म्स इन द इंडस्ट्री, ईच फर्म विल बी लेस वरीड। अब तुम सोचो ना, इतने सारे फर्म हैं, क्या सबके बारे में सोचेंगे क्या? नहीं, लेकिन 5-7 बड़े प्लेयर हैं। आप देखो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर 10-12 बड़े प्लेयर मिल जाएंगे। एक कंपनी ने अपनी हैच बैक कार लॉन्च करी, दूसरी कंपनी अगले 3-4-6 महीने में लॉन्च कर देती है बच्चों। यहाँ वरीड हो सकते हो आप, लेकिन 5,000, 10,000, 20,000 बड़ी बड़ी छोटी छोटी कंपनीज हैं, वहां पर क्या आप वरीड होगे? नहीं, वहां आप वरीड नहीं होगे। ठीक है। We find that the market behavior is greatly affected by the structure of market. We can conceive more than 1,000 types of the market structure, but we shall focus on the few theoretical market types. ठीक है? Yes, done. टाइप्स ऑफ मार्केट की चर्चा करें बेटा। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट एंड ओलिगोपोली मार्केट। इनके बारे में विस्तार से आप पढ़ोगे बच्चों हमारे यूनिट 3 में। लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज जो आपको दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कैरेक्टराइज किया जाता है बाय मेनी सेलर्स सेलिंग द आइडेंटिकल प्रोडक्ट। बहुत सारे सेलर है और एक जैसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। जबकि मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या होता है? इट डिफर्स इन ओनली वन respect, namely there are many sellers offering differentiated products। बहुत सारे सेलर हैं, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बेचते हैं। वो क्या हो गया बेटा? जैसे कोई कॉलगेट बेच रहा है ना, जैसे कोई टूथपेस्ट में कॉलगेट बेच रहा है, कोई बेटा कह लो आप क्लोजअप बेच रहा है, कोई जो है वो पतंजलि वाला वो अलग बेच रहा है, तो मतलब वो सब क्या हो गया? मोनोपोलिस्टिक का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, शैम्पू वगैरह मैन्युफैक्चरिंग। मोनोपोली की बात करते हैं तो सिंगल सेलर होता है, प्रोड्यूस करता है मेनी बायर्स को, वो सेटिस्फाई करता है बच्चों, तो इसको बोलते हैं जैसे इंडियन रेलवेज। ठीक है, मोनोपोली के अंदर है। ऑलिगोपोली में कुछ जो है ना बड़ी बड़ी फर्में होती है। क्या होती है बेटा? कुछ बड़ी बड़ी फर्में होती है, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री है ना, 3 ही बड़ी बड़ी फर्में दिखाई देती हैं अब तो दैट्स वाई ये ऑलिगोपोली का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, एक बार डिफरेंस देख लीजिए जल्दी से। परफेक्ट कंपटीशन में सेलर कितना होता है? लार्ज। मोनोपोलिस्टिक के अंदर भी लार्ज। ऑलिगोपोली के अंदर कम होता है। मोनोपोली के अंदर एक ही होता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में भैया होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, तो डिफरेंशिएशन तो नहीं होता। मोनोपोलिस्टिक में सारे लोग क्या कर रहे हैं बेटा? कॉल अगर मैं कहूं टूथपेस्ट ही बेच रहे हैं लेकिन अलग अलग नाम से, तो भैया थोड़ा बहुत डिफरेंस कह लो। ऑलिगोपोली में सब्सटेंशियल, नॉट टू नॉन टू सब्सटेंशियल डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, मोनोपोली के अंदर एक्सट्रीम डिफरेंस होता है। कैसा डिफरेंस होता है बेटा? एक्सट्रीम डिफरेंस होता है। डिफरेंस का मतलब क्या है? मैं अकेला तो बेच रहा हूं, और कोई है क्या? नहीं। प्राइस इलास्टिसिटी की बात करें, देखो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस इलास्टिसिटी तो इनफाइनाइट होता है। मैंने अगर हल्का प्राइस बढ़ाया ना, लोग मुझसे खरीदेंगे ही नहीं, किसी और से डिमांड कर लेंगे, क्योंकि सबके प्रोडक्ट सेम है, एक जैसे। मोनोपोलिस्टिक के अंदर बच्चों लार्ज होता है। मान लो पतंजलि ने अपने टूथपेस्ट का प्राइस बढ़ा दिया, क्या आता है उनका? दंत कांति, उसका प्राइस उसने बढ़ा दिया, तो लोग क्या करेंगे भैया? दूसरे पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो मतलब यहाँ पे लार्ज होता है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो जिनको पतंजलि ही अच्छा लगता है, तो भैया वो पतंजलि से खरीदेंगे। ऑलिगोपोली, इसीलिए लार्ज बोला ना, बस यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं बोला। ऑलिगोपोली की बात करें तो स्मॉल होता है बच्चों, कुछ बड़ी फर्में होती है ना। 10-20-50 हजार रुपए अगर मान लो किसी कार के बढ़ भी गए ना, तो भी शायद आप वही खरीदोगे। तो हाँ, यहाँ होता है आप कह लो इलास्टिसिटी होती है, लेकिन कम होती है। और मोनोपोली में भी स्मॉल इलास्टिसिटी होता है बेटा। ऐसा नहीं कि अगर कह लो कि ट्रेन के प्राइस बढ़ गए तो मैं ट्रेन से ही जाता रहूंगा, मेरे पास और भी ऑप्शन है, और भी ऑप्शन है ना। कंट्रोल ओवर द प्राइस, परफेक्ट कंपटीशन में तो होता ही नहीं भाई। मोनोपोलिस्टिक के अंदर आपका प्रोडक्ट है, ब्रांड वैल्यू बनाओ और प्राइस को कंट्रोल कर सकते हो आप, लेकिन एक लिमिट। ऐसा तुम टूथपेस्ट बेच रहे हो 50,000 का, कोई खरीदेगा क्या भाई? कुछ हद तक कर सकते हो बस। ऑलिगोपोली में भी कुछ हद तक होता है, मोनोपोली के अंदर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा आप प्राइस को कंट्रोल कर सकते हो। आई होप क्लियर होगा आपको। चलो टॉपिक नंबर 5 पे आए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। बच्चे मुझे बताते हैं कि सर आपको पता है, आप जो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हो ना, वो हमने ना क्लास 11th में भी पढ़ी है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, लेकिन सर क्लास 11th में एक चैप्टर हुआ करता था रेवेन्यू का, हमारे सीए में वो चैप्टर नहीं है। बच्चा ऐसे ही बोलता है मेरे को। मैंने बच्चे को कहा मेरे दोस्त ये सीए है, ज्यादा होता है, कम नहीं। भैया मार्केट वाले चैप्टर में रेवेन्यू घुसा दिया इन्होंने, देख लो टोटल रेवेन्यू।
एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, और बेटा रेवेन्यू ही रेवेन्यू, छोटा मोटा नहीं, एक आधा टॉपिक देकर के खत्म, लगभग रेवेन्यू का सारा चैप्टर है। आइए, स्वागत है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, सीए फाउंडेशन की क्लास में। आइए बच्चों, टोटल रेवेन्यू किसकी चर्चा कर रहे हैं बेटा? टोटल रेवेन्यू। ध्यान से सुनिएगा, टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? एक फर्म से पूछो तुम्हारी टोटल रेवेन्यू कितना है, कह रहा है भाई देख हमारा ना 100 यूनिट बिक जाता है 10 रुपए के हिसाब से। गोलगप्पे वाले से पूछा तूने कितना बेचता है, बोले 100 यूनिट बेचता हूं मैं 10 रुपए के हिसाब से। मतलब वो कह रहा है कि मैं ना 1000 रुपए कमा लेता हूं। दिस इज व्हाट टोटल रेवेन्यू। मतलब ये कहूं कि ये क्वांटिटी हो गया, ये प्राइस हो गया। टोटल रेवेन्यू मतलब प्राइस इनटू क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू मतलब प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी जितना बिक गया उतने वाले का, ठीक है ना? यही है देखो, 10 में स्टेट दैट टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द परचेजर, है ना भैया, जितना परचेजर खर्च करेगा उतना ही तो फर्म की रेवेन्यू होगी। तो एक्सपेंडिचर ऑफ परचेजर एंड रेवेन्यू ऑफ सेलर, ठीक है, of the firm's product refers to the amount of money which a firm realized by selling certain unit of a commodity। कोई दिक्कत है? नहीं सर। The total revenue is the total revenue is the, जहां पर प्राइस क्या है? क्वांटिटी, कमोडिटी सोल्ड, ठीक है, करेक्ट। एग्जांपल दिया नीचे देखो, अगर मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 30 और क्वांटिटी सोल्ड किया 40, तो 30 मल्टीप्लाई 40 कितना होगा बेटा? 1200 रुपया का, ठीक है, करेक्ट है। टोटल रेवेन्यू कर्व of a competitive firm having a separate perfect elasticity demand curve। देखो बेटा ध्यान से समझो, नहीं समझ में आ रहा सर? देखो टोटल रेवेन्यू कैसे, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं कहता हूं, देखो ये हमारी क्वांटिटी कितनी 40 और ये हमारा प्राइस है कितना 30, तो 40 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल्स टू 1200। तो ये जो एरिया है ना अंडर दिस, ये क्या हो गया? ये टोटल रेवेन्यू हो गया। और इसी को ऐसे बनाते हैं हम, ये क्या हो गया? टोटल रेवेन्यू कर्व। क्या बन गया ये? टोटल रेवेन्यू कर्व। समझ में आ रही बात? ठीक है, आगे देखो, पैनल बी shows that the total revenue curve is a competitive firm having a perfectly elastic demand curve. Since the firm can sell any quantity at a market determined prices, the total revenue curve is linear and start from the beginning। ये किसकी बात कर रहे हैं बेटा? ये हम बात कर रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक कॉम्पिटेटिव मार्केट के अंदर, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। ये काम हमने कहाँ बात करी बेटा? इम्परफेक्ट के अंदर, याद करो ना। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट क्या बोलता है? वो कहता है कि सर अगर प्राइस कम करोगे ना तो ज्यादा बिकेगा। तो यहाँ यही तो कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? 30 पे आप 40 यूनिट बेच रहे हो, प्राइस अगर 20 हो तो आप 65 यूनिट बेच लोगे, प्राइस अगर 10 हो तो आप 80 यूनिट बेच लोगे, प्राइस अगर 40 कर दिया ना बेटा तो आप केवल 30 यूनिट या 32 यूनिट बेच पाओगे। तो दैट्स वाई आपका जो टीआर कर्व होता है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में, टोटल रेवेन्यू कैसा होता है बेटा? डाउनवर्ड होता है। कैसा होता है? डाउनवर्ड होता है। जबकि अगर मैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात करूं, यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पर देखो आउटपुट सोल्ड, ये प्राइस होता है यहाँ पर, ठीक है, आउटपुट सोल्ड, और यहाँ क्या है बेटा? टोटल रेवेन्यू कह लो, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू है यहाँ पे, ठीक है। देखो ध्यान से, आउटपुट सोल्ड आपका बढ़ रहा है, लेकिन क्या प्राइस बढ़ रहा है क्या? नहीं सर, इसमें प्राइस नहीं बढ़ता, इसमें प्राइस नहीं बढ़ता। डन, बढ़े आगे। ओके सर, एवरेज रेवेन्यू किसे कहते हैं सर? एवरेज रेवेन्यू का मतलब है सर प्राइस। क्या मतलब? देखो सुनो ध्यान से, टोटल रेवेन्यू प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। मान लो 10 रुपए का प्राइस, 100 यूनिट बेच देता हूं तो कितना हो रहा है बेटा? 1000, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलेगा बेटा? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय, बोलो ना, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, है ना। एवरेज तो ऐसे ही निकलता है ना। टोटल रेवेन्यू कितना है? 1000। कितने क्वांटिटी बेचते हो सर? 100, क्या आ गया? 10, 10 रुपए की एक बेचता हूं, करेक्ट। तो एवरेज रेवेन्यू क्या है सर? प्राइस की तो बराबर है, प्राइस क्या माना था आपने? 10। तो एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर होता है बेटा? यहाँ पे किस कहां होता है बच्चों ये? लेकिन याद रखना, प्राइस यहाँ पर कांस्टेंट रहता है परफेक्ट कंपटीशन में। कहां पे बेटा? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है प्राइस। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है बेटा? प्राइस के बराबर होता है, क्योंकि वहां पर प्राइस तो कांस्टेंट रहने वाला है। तो एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू अर्न्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एक यूनिट को बेचने से कितना पैसा आ रहा है, वो क्या है बेटा? एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट द प्राइस। ये क्या है बेटा? प्राइस है ऑफ वन यूनिट का, ठीक है ना।
दैट्स व्हाई एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टीआर बाय क्वांटिटी। ठीक है, टीआर का मतलब प्राइस इनटू क्वांटिटी, और यहां से क्वांटिटी गया तो क्या निकलेगा, प्राइस। तो एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर आ गया बेटा, प्राइस के बराबर आ गया। ये मैथ्स तो आप जानते हो ना, है ना। सो ये आ गया करेक्ट। चलो मार्जिनल रेवेन्यू इज व्हाट, मार्जिनल रेवेन्यू मतलब है एन एडिशनल, मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एन एडिशनल, एक एडिशनल बेचने से, एक एडिशनल यूनिट को बेचने से टोटल रेवेन्यू में कितना इंक्रीज हुआ, वही तो मार्जिनल रेवेन्यू है। तो कैसे निकलता होगा बेटा, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू ऑफ एन माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ एन माइनस वन। और दूसरा तरीका क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी। ये दो तरीके हैं, देख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब है चेंज इन द टोटल रेवेन्यू रिजल्टिंग टू द सेल इन द एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, अगर मान लो सेलर रियलाइज कर रहा है 1000 रुपए, सेल करके 100 यूनिट, तो उसके बाद 1200 रुपए जब 101 यूनिट बेचता है, ठीक है, मतलब उसका टोटल रेवेन्यू कितने से बढ़ा, 200 से, एक यूनिट के बेचने से। तो 200 बटे में 1 इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू कितना आएगा बेटा, 200। कितना आएगा बेटा, 200। ठीक है, हाँ सर, ठीक है सर, बिल्कुल। एक और तरीका है सर, एम आर इज इक्वल टू टी आर माइनस एन वाई एन माइनस वन, हाँ टी आर एन माइनस वन हो सकता है। एंड दिस इज ऑल नॉन टू यू। ये देखिए यहाँ जो लिखा है ना, कॉलम 1 में ये लिखा है, कॉलम 2 में ये लिखा है, कॉलम 3 में ये लिखा है, कॉलम 4 में ये लिखा है। मैं बता रहा हूँ तुमको क्या क्या लिखा है ना, मैं बता रहा हूँ तुमको। आर टी आर एन माइनस वन का मतलब ये होता है, ये सब तुमको पता है मेरे भाई, सब पता है तुमको मेरे भाई। आ जाओ, टोटल रेवेन्यू, पहला यूनिट बेचा, टोटल रेवेन्यू 10 का, कैसे आया सर, टोटल रेवेन्यू कैसे आया 10 रुपया, अरे भैया वाया होगा प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी से। एवरेज रेवेन्यू भी 10, मार्जिनल भी 10। दूसरा बेचा सर, टोटल रेवेन्यू 18, बताओ एवरेज कितना हो रहा है, 18 बटे में 2 9, मार्जिनल कितना हो रहा है, 18 माइनस 10 8, नीचे वाले में से ऊपर माइनस करना होता है सर। तीसरा 24 आया टोटल रेवेन्यू, तो एवरेज कितना आ रहा है, 24 बटे में 3 8, मार्जिनल कितना आ रहा है, 24 माइनस 18 6। सब ऐसे ही बना है, सब ऐसे ही बना है बच्चों, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है सर, मतलब ऐसा भी कह सकते हो, देखो मार्जिनल रेवेन्यू को जोड़ते जाओ, 10 जमा 8 18, 18 जमा 6 कितना 24, 24 जमा 4 कितना 28, 28 जमा 2 कितना 30। मतलब एम आर जोड़ते जाओ, टी आर बनाते जाओ, एम आर जोड़ते जाओ, टी आर बनाते जाओ मेरे दोस्त। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। इसको पढ़ते हैं जरा। टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम व्हेन 5 यूनिट ऑफ एक्स आर सोल्ड। टोटल रेवेन्यू आपको मैक्सिमम कब दिखाई दे रहा है, देखो 30, 30 पे क्या दिख रहा है, वो मैक्सिमम दिख रहा है, ठीक है। इट सेज द कांस्टेंट फॉर वन मोर यूनिट एंड दैट बिगिंस टू फॉल। एक और यूनिट तक वो कांस्टेंट रहा, उसके बाद क्या करता है, वो फॉल करना शुरू कर देता है, 28 एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद ये सब पता है तुमको। इट रिप्रेजेंट द डिमांड फंक्शन ऑफ एक्स एक्स फॉर्म एक्स ऑफ एक्स टू द फॉर्म, मार्जिनल रेवेन्यू कीप्स ऑन फॉलिंग। आप देखो एम आर आपका क्या हो रहा है, लगातार फॉल कर रहा है, 8 6 4 2 0 माइनस, है ना। तो मार्जिनल रेवेन्यू लगातार क्या करता है, फॉल करता है, जीरो हो जाता है एंड देन नेगेटिव हो जाता है। बट टोटल रेवेन्यू एट एनी पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट इज द सम ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू till that level the output which can be expressed as tr is equals to sum of mr। ये मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। the question which arises is why is the marginal revenue due to the third unit not equal to the price of 8 at which the third unit is sold। मतलब क्या है, मैं समझाता हूं आपको, देखो the answer is that when the price is reduced for selling an additional unit, सर प्राइस को कम किया गया ना एडिशनल यूनिट को बेचने के लिए, ठीक है, ठीक है। The two units which could be sold for 9 before will have to be sold at the reached price of 8 per unit। देखो ना, ध्यान से देखो, 9 रुपए का बिक रहा था, फिर 8 का बिक रहा है, ठीक है। 3 यूनिट 8 की बिक रही है, चौथा यूनिट कितने में बेच रहे हैं, 7 की, ठीक है। तो सर आपको एक बात बताओ, जब हम 8 रुपए में सामान बेच रहे हैं तो 3 यूनिट बिक रही है हमारी, कितनी बिक रही है, 3, यही है ना। देखो the two unit which could be sold for 9 before will have to be sold at a reduced price of 8 per unit। जो पहले हम 9 में बेच रहे थे, अब हम कितने में बेच रहे हैं उसको, 8 में बेच रहे हैं। 2 यूनिट कितने में बेच रहे थे, 9 में, 3 बेचने के लिए क्या बोल रहे हो तुम, उसको 8 में ले लो भैया, समझ रहे हो, हाँ समझ रहे हैं सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, करेक्ट। द टोटल लॉस ऑन द प्रीवियस 2 यूनिट ड्यू टू द प्राइस फॉल, जो प्राइस गिरा है ना उसकी वजह से लॉस हुआ है आपका, इक्वल टू 2, कितना, इक्वल्स टू 2। कैसे सर, कैसे, देखो ना, पहले 10 था, अब 8 में बेच रहे हो, कितना लॉस हुआ, 2 का हो गया ना तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट 2 बेचने के लिए आपको 2 रुपए का
लॉस करना पड़ा, ठीक है। फिर 7 पे जाओगे 3 रुपए का लॉस कर रहे हो, है ना। तो जितना नीचे जाओगे उतना आपको प्राइस को डाउन करके ही उसे मार्केट में बेचना पड़ेगा। तो इसीलिए एवरेज रेवेन्यू जो है प्राइस शेड्यूल और मार्जिनल रेवेन्यू ऑलवेज लेस देन द प्राइस। प्राइस जो है स्टार्टिंग वाला उससे हमेशा ये कम रहेगा। इन द केस ऑफ द कांस्टेंट एवरेज रेवेन्यू, कहाँ होता है बेटा कांस्टेंट एवरेज रेवेन्यू? जहां पर परफेक्ट कंपटीशन होता है सर, वहां पे मार्जिनल रेवेन्यू इज द इक्वल टू द एवरेज रेवेन्यू। वहां पर क्या होता है बच्चों, देखो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आप, मैं आगे दिखाऊंगा भी आपको, जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है और एवरेज रेवेन्यू कर्व है, एम आर बराबर होता है ए आर के, और ये पैरेलल टू एक्स एक्सेस होता है। कैसा होता है बेटा? पैरेलल टू एक्स एक्सेस होता है। टी आर स्टैंड फॉर टोटल रेवेन्यू, क्यू का मतलब है आउटपुट, एम आर टू बी एक्सप्रेस्ड एज टी आर बाय क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू बाय क्वांटिटी, ठीक है। डी इज व्हाट? डी इंडिकेट्स स्लोप ऑफ द टोटल रेवेन्यू कर्व, डी टी आर डिवाइडेड बाय डी क्यू, ठीक है ना। ये टोटल रेवेन्यू कर्व के अंदर स्लोप को दिखाने का काम करता है, ठीक है। आ जाओ यहाँ आ जाते हैं जरा ध्यान से। The demand curve for which is a normal demand, sorry, downward sloping. यहाँ पे डिमांड कर्व क्या आएगा? नॉर्मल डाउनवर्ड स्लोपिंग का आएगा, ठीक है। देयर इज वेल डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू। सर ए आर, एम आर, टी आर में वेल डिफाइंड रिलेशनशिप की चर्चा हम करेंगे, ठीक है। देख रहे हो आप, ये कौन से वाले मार्केट की बात हो रही होगी? ये मार्केट है बच्चों इम्परफेक्ट। कैसा मार्केट? मार्केट है बेटा इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जहां पर आप देखो एक्स्ट्रा यूनिट बेचने के लिए मुझे ना प्राइस को कम करना पड़ रहा है, एमआर में भी कम आ रहा है, एआर भी कम आ रहा है, तो टीआर कुछ घटती दर से बढ़ता जा रहा है, हाइक पे जाएगा। और जहां पर टीआर हाई होगा वहां पर एमआर क्या होगा? जीरो। वही वाली बात, एआर हमेशा याद रखिएगा एमआर के ऊपर होता है, या याद रखिए एमआर जो है वो एआर के नीचे होता है इन द इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इन द इम्परफेक्ट, द एवरेज रेवेन्यू कर्व in panel B is showing what? Downward sloping curve, दिख रहा है? downward average revenue depicting that inverse relationship between the price and quantity। प्राइस कम होगा तभी बेटा ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, प्राइस और कम होगा डिमांड बढ़ेगी, ठीक है सर। एमआर कर्व लाइज बिलो एआर कर्व, बताया ना मैंने आपको, एमआर कर्व क्या है? एआर के नीचे है, सोज दैट मार्जिनल रेवेन्यू डिक्लाइन कर रहा है ज्यादा फास्ट। एमआर नीचे एआर ऊपर है, इसका मतलब क्या? एमआर ज्यादा तेजी से नीचे गिर रहा है, ठीक है, rapidly than the average revenue। The total revenue increases as long as the marginal revenue is positive। TR जब तक बढ़ता रहेगा, कब तक? जब तक आपका MR पॉजिटिव है। जैसे वो नेगेटिव होगा ना, वैसे ये गिरना शुरू कर देगा। क्या करना शुरू कर देगा? गिरना शुरू कर देगा। The total revenue curve initially increases at diminishing rate, याद रखिएगा, स्टार्टिंग में diminishing rate से to the diminishing marginal revenue और reaches as the maximum, ये मैक्सिमम तक चला जाता है। मार्जिनल रेवेन्यू बिकम्स जीरो, द टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम, ठीक है। करेक्ट है सर? बिल्कुल करेक्ट है सर। यही आ जाओ, एक बार हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की। यहाँ पर क्या हो रहा है? प्राइस सेम है, तो एआरएमआर मैंने बताया था सेम रहेगा। सिंस द फॉर्म्स आर प्राइस टेकर्स, फॉर्म तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? प्राइस टेकर, क्योंकि प्राइस डिसाइड किसने किया? इंडस्ट्री ने। तो एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है या डिमांड कर्व कह लो, वो परफेक्टली क्या होता है बेटा? इलास्टिक होता है। अगर थोड़ा भी प्राइस चेंज हो गया ना तो बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। दैट्स वाई इसमें प्राइस में कोई चेंज जनरली होता ही नहीं। परफेक्टली इलास्टिक एवरेज रेवेन्यू कर्व हमने बना करके दे दिया है आपको, इंडिविजुअल एंड कांस्टेंट एवरेज रेवेन्यू दैट इज प्राइस। तो एआरएमआर आपको ये क्या देगा? परफेक्टली इलास्टिक है। ये क्या बेटा? परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है। व्हेन द प्राइस रिमेन कांस्टेंट मार्जिनल रेवेन्यू विल बी इक्वल्स टू द एवरेज रेवेन्यू। पता है ना सर, एआरएमआर दोनों बराबर होते हैं, दोनों हॉरिजॉन्टल कर्व होते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इम्परफेक्ट में ऐसा नहीं होता। इम्परफेक्ट में आपने देखा ये डाउनवर्ड जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है। फॉर्म अगर अपना प्राइस इंक्रीज कर लें, एवरेज रेवेन्यू स्लोप्स डाउनवर्ड, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, तो ये डिमांड अपनी क्या कर देते हैं बेटा? कम कर देते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई ये कैसा दिखा रहे हैं रिलेशन बेटा? इनवर्स रिलेशन दिखा रहे हैं। डन। टॉपिक 6 पे आ जाए बेटा, रिलेशन बिटवीन एआर, एमआर, टीआर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को सर। मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस इलास्टिसिटी, इनके बीच में हम यूनिक रिलेशन की बात करने जा रहे हैं। कौन सा रिलेशन? देखना जरा ध्यान से। अगर मान लीजिए मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू ए आर मल्टीप्लाई ई माइनस वन डिवाइडेड बाई ई, का मतलब है, ई का मतलब है प्राइस इलास्टिसिटी। बोलो ई का मतलब क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी। याद रखना बेटा, अभी याद रखना है आपने, प्राइस इलास्टिसिटी। एम आर इज इक्वल्स टू ए आर मल्टीप्लाई ई माइनस वन डिवाइडेड बाई ई। अब मान लेते हैं बेटा ई इज इक्वल्स टू वन है, ई इज इक्वल्स टू क्या है? वन। तो क्या होगा? देखो ए आर मल्टीप्लाई वन माइनस वन बाय वन इंटू जीरो, तो वन माइनस वन बाय वन करोगे तो क्या आएगा? क्या आएगा बेटा? जीरो आएगा। तो एम आर यहाँ क्या आ जाएगा? एम आर इज जीरो, एम आर इज जीरो। तो जहां पर इलास्टिसिटी एक हो वहां पर एम आर क्या होगा? जीरो। आगे भी चर्चा करेंगे इसकी, समझ में आ रही बात? दूसरा देखो, अगर आपका इलास्टिसिटी ज्यादा हो तो हमने इलास्टिसिटी ई की जगह रखा दो,
-1 डिवाइडेड बाई 2, 2 - 1 कितना होगा 1, 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 0.5, ठीक है। एमआर इज पॉजिटिव, एमआर क्या आ रहा है बेटा पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन यहां देखो, यहां एमआर का फॉर्मूला लगाया ए आर मल्टीप्लाई, अब क्या बोल रहे हैं बेटा यहाँ पे इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, तो 0.5 - 1 डिवाइडेड बाई 0.5, तो ये क्या आएगा आंसर, देखो ना यहां से आएगा सर 0.5, 0.5 रखेंगे अगर हम ये करा तो हमने क्या आया -1, क्या आया बेटा -1, एमआर इज नेगेटिव। याद क्या रखना है, इलास्टिसिटी अगर 1 हो तो एमआर 0 होता है। अच्छा सर यही प्रूव करा रहे थे आप, हाँ बेटा। अब रटने वाले बच्चे सुनो, इलास्टिसिटी 1 हो तो एमआर 0, इलास्टिसिटी मोर देन 1 हो पॉजिटिव, इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो एमआर नेगेटिव। याद रहेगा, हाँ सर याद रहेगा। अब जरा यहां ध्यान दीजिए बच्चों, यहां ध्यान दीजिए, यहां हमने क्या किया सर, यहां हमने द स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड फॉलिंग डिमांड कर्व बनाया। ये आपका डिमांड कर्व है, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका बेटा डीडी डिमांड कर्व, ठीक है। इसमें प्राइस इलास्टिसिटी की चर्चा करेंगे। The following that the marginal revenue corresponding to the middle point of the demand curve or average revenue will be 0। क्या मतलब है देखो, यहां देखो ध्यान से, ये आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व है, कौन सा कर्व है एवरेज रेवेन्यू, जहां पर आप कह रहे हो इलास्टिसिटी बराबर 1 है, क्या बेटा इलास्टिसिटी बराबर 1, वहां देख रहे हो आपका एमआर क्या है 0, एमआर क्या है 0, इलास्टिसिटी कितना है बेटा 1, वहां एमआर क्या है 0। ओ सर आ रहा है सर समझ में, देखो ना मैं क्या बोल रहा हूँ इलास्टिसिटी बराबर 1 है ना। देखो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, पॉइंट इलास्टिसिटी ऐसे ही पढ़ते हैं ना हम लोग, बीच में बिल्कुल जो होता है ना वहां पे 1 होता है, ठीक है। इससे ऊपर जो होता है इलास्टिसिटी मोर देन 1 होता है, इससे नीचे जो होता है इलास्टिसिटी क्या होता है बेटा लेस देन 1 होता है। याद रहेगा, बीच में 1, ऊपर मोर देन 1, नीचे लेस देन 1। तो कह रहे हैं जहां पर इलास्टिसिटी 1 है वहां अगर आप एमआर को देखो तो मेरा एमआर क्या है वहां पे 0 है। ऑन द अपर पोर्शन ऑफ द डिमांड कर्व वेयर द इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, यहाँ क्या इलास्टिसिटी मोर देन 1 है, तो वहां देखो आपका एमआर भी क्या है बेटा पॉजिटिव है, एमआर क्या है बेटा पॉजिटिव है, देखो आपका मोर देन 1 इलास्टिसिटी है, मोर देन 1, तो एमआर इज पॉजिटिव, एमआर इज पॉजिटिव। लेकिन जहां पर लेस देन 1 इलास्टिसिटी है बेटा आपका एमआर क्या हो रहा है बेटा एमआर कर्व नेगेटिव हो रहा है, एमआर क्या हो रहा है बेटा नेगेटिव हो रहा है, ठीक है बेटा। आगे देखिए बेटा, अगर मैं कहता हूं डिमांड इज द एवरेज रेवेन्यू और डिमांड का अगर मैं बात करूं एट अ पॉइंट सी, इसको पढ़ना है बस, मैंने पीछे आपको बस जो बता दिया ना लगभग वैसा ही है। डिमांड डीडी है आपके पास, ये रहा डिमांड कर्व, ठीक है, ये वाला ही डिमांड कर्व है, यही आपके पास डिमांड कर्व है बच्चों, ठीक है। एट अ पॉइंट सी पे जब जाते हो इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू सी द एआर कर्व, ये है क्या बेटा इसके साथ ही एवरेज रेवेन्यू कर्व है, ये वाला इसको हम डिमांड कर्व भी कह रहे हैं, इसको हम एवरेज रेवेन्यू कर्व भी कह रहे हैं, दोनों चीजें हैं, ठीक है। द मार्जिनल रेवेन्यू इज 0, यहाँ पर आपका एमआर क्या है बेटा 0 है, यहाँ पे आपका एमआर क्या है 0 है, ठीक है ना। जो मैंने समझा दिया वही चीजें लिखी है। 10 एमआर कर्व इज टचिंग एक्स एक्सिस, यहाँ पर एमआर कर्व जो है एक्स एक्सिस को टच करता है, इसका मतलब क्या है आपका एमआर क्या हो गया यहाँ पे 0, एमआर क्या हो गया यहाँ पे 0, ठीक है। एट अ ग्रेटर क्वांटिटी ऑन ओ एन, अगर आप ओ एन से ऊपर इसमें जाते हो ऊपर वाली क्वांटिटी में जाते हो तो यहाँ पर ए आर कर्व इज लेस देन 1, ठीक है ना, एआर कर्व क्या आपका लेस देन 1 है, ठीक है। पढ़ लेना बेटा, एक बार डाउट आएगा मुझसे पूछ लीजिए, क्योंकि कुछ नहीं यही बता रखा है एक्स एक्सिस पे हमने ऐसा किया एंड सो ऑन, जो मैंने पीछे आपको बताया है वो सब कुछ एनालाइज करके यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। लास्ट टॉपिक की चर्चा करते हैं, बिहेवियरल प्रिंसिपल और प्रोड्यूसर्स का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। मेरे बच्चे ध्यान से देखिएगा, देखो मैं ना एक एग्जांपल देता हूँ, क्लियर हो जाएगा सब। देखो मैंने ना एक शैम्पू बनाई है, उस शैम्पू को बनाने में मैंने 2 लाख रुपए का एक मान लो कि मशीन लगाया, और कुछ कुछ मैंने मान लेते हैं 1000 रुपए ना खर्च किया रॉ मटेरियल वगैरह पे। मैं आपसे कह रहा हूँ मैं आपसे कह रहा हूँ ये पहला शैम्पू का बॉटल बनकर के तैयार हुआ है, मुझे तुमसे ना कोई प्रॉफिट नहीं कमाना। 2 लाख रुपए फिक्स्ड असेट्स के लगे हैं और कुछ 1000 रुपए मेरे रॉ मटेरियल वगैरह वेरिएबल फैक्टर्स पे लगे। आप मुझे ना सिर्फ 2,01,000 दे दो, मैं बिना प्रॉफिट के तुमको वो शैम्पू का डब्बा दे दूंगा, क्या तुम खरीदोगे? कोई भी खरीदेगा क्या? नहीं सर। मतलब ये है कि हमेशा याद रखिएगा फिक्स्ड फैक्टर जो है वो लॉन्ग रन में निकाला जाता है बेटा, शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर जो है वो आप नहीं डिमांड कर सकते। तो एक बिजनेस को कब तक काम करना चाहिए? जब तक कि उसका वेरिएबल
कॉस्ट निकल के आ रहा हो, वेरिएबल फैक्टर के ऊपर जो कॉस्ट लगता है वेरिएबल कॉस्ट, वो निकल के आ रहा हो, तब तक काम करूंगा। मान लो मैंने 10 डब्बे तैयार कर लिए, तो मैं कोशिश ये रखूंगा कि 10 डब्बों से जो मैंने 1000 रुपए खर्च किए थे ना, वो निकल के आ जाए कम से कम। यही बोल रहा है। अ फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस एट ऑल इफ इट्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर नॉट मेट। एक फर्म को प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए सर, अगर उसका वेरिएबल कॉस्ट निकल के ना आ रहा हो तो। इट इज अ मैटर ऑफ द कॉमन सेंस दैट अ प्रोड्यूसर शुड produce only if it will do the better by producing than by not producing, है ना भाई। प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन है तब तक चलते रहना चाहिए जब तक कि वो अच्छा कर रहा है। और अच्छा करने का मतलब क्या, वेरिएबल कॉस्ट को निकाल रहा है। फर्म ऑलवेज हैज द ऑप्शन ऑफ नॉट प्रोड्यूसिंग एट ऑल। फर्म के पास तो ऑप्शन है ना कि वो प्रोडक्शन ना करे। फर्म की टोटल रेवेन्यू जो है आर नॉट इनफ टू मेक गुड इवन द टोटल वेरिएबल कॉस्ट इफ इट इज बेटर फॉर द फर्म टू शट डाउन। अगर वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं निकल पा रहा, बंद करो भैया, शटर डाउन करो। अ कॉम्पिटिटिव फर्म शुड शट डाउन इफ द प्राइस इज बिलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मतलब एक यूनिट को बेचने में जो वेरिएबल कॉस्ट लगता है, हाँ, वो भी नहीं निकाल पा रहे हो आप, बंद कर लो, बंद कर लो भैया। इट विल मिनिमाइज द लॉस कॉस्ट। इससे आपका लॉस जो है वो कम हो जाएगा। आप फिक्स कॉस्ट की तो बात ही नहीं कर सकते। फिक्स कॉस्ट तो अभी निकालोगे ही ना। फिक्स कॉस्ट तो ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड निकाला जाता है। फिक्स कॉस्ट को वैसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, संक फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं बेटा। ड्यूरिंग द फ्यूचर आप जो है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके निकालते हो। फिक्स्ड कॉस्ट संक होते हैं, डूबी हुई लागत होती है, उसको आप निकाल नहीं सकते। ठीक है, अगर आपका प्राइस एवीसी से ज्यादा है, ठीक है, ग्रेटर देन एवीसी बट लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट, तो क्या करना चाहिए आपको, तो भैया आप काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप कम से कम वेरिएबल कॉस्ट तो निकाल रहे हो। ठीक है, इफ द प्राइस इज इक्वल्स टू और मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट, मेरा प्राइस एवरेज टोटल कॉस्ट के बराबर है, तो बेटा इसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, मतलब मैं नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं। इफ द प्राइस इज ग्रेटर देन एटीसी, मतलब मैं एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है साहब, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये याद रखिएगा आप, ये याद रखना है आपको। अगर मेरा एवरेज रेवेन्यू जो है वो एवीसी के बराबर है, तो मतलब मेरे को काम करना चाहिए। ज्यादा है नॉर्मल प्रॉफिट है, कम है, ठीक है ना, आपको काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो। और एटीसी से ज्यादा है, एवरेज टोटल कॉस्ट से ज्यादा है, भैया आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है। दूसरी बात कहते हैं, फर्म विल बी मेकिंग मैक्सिमम प्रॉफिट बाय एक्सपांडिंग द आउटपुट टू द टोटल लेवल वेयर द मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू द मार्जिनल कॉस्ट। अच्छा, अब ये क्या है सर, मैं समझाता हूँ ये क्या है। देखिए ध्यान से बच्चों, ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट है, ये वाला, ठीक है, और ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू। यहाँ पे एक दूसरे को जहां काटते हैं ना, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहां पर मार्जिनल कॉस्ट मतलब एक अतिरिक्त वस्तु को बेचने में जो लागत आनी है, प्रोडक्शन में जो लागत आनी है, वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है। एक अतिरिक्त व्यक्ति को बेचने, सॉरी, प्रोडक्ट को बेचने से जो पैसा आएगा उसके बराबर होगा। ठीक है, इसके नीचे यहाँ देखो, ये है तुम्हारा, ये है तुम्हारा, इससे पहले तुम देखो, तुम्हारा मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो ज्यादा है, मार्जिनल कॉस्ट कम है, पैसा ज्यादा आ रहा है एक्स्ट्रा यूनिट को बेचने से, कॉस्ट कम है, तो यहां से लेकर के यहां तक तो तुम प्रोडक्शन करोगे, क्योंकि यहां क्या हो रहा है, कम से कम मार्जिनल कॉस्ट, एक यूनिट को बनाने में जितना पैसा लग रहा है उतना ही मेरे को रेवेन्यू में मिल रहा है। लेकिन इसके बाद तुम प्रोडक्शन नहीं करोगे बेटा, क्यों, क्योंकि तुम्हारा कॉस्ट ज्यादा हो रहा है एक यूनिट पे और रेवेन्यू क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है। द अबव प्रिंसिपल कैन बी बेटर अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फिगर। ठीक है ना, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, पता है सर, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट अपवर्ड होता है, ये भी पता है सर। एमसीएमआर जहां पे मीट कर रहे हैं, ये क्वांटिटी, ये वाला क्यू, ये इक्विलिब्रियम है सर, ये भी ठीक है सर। मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द मार्जिनल कॉस्ट, इधर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है, ठीक है ना, आप करो प्रोडक्शन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है आपका। लेकिन सर हद से हद प्रॉफिट कहां हो सकता है बच्चों, हद से हद प्रॉफिट हो सकता है यहाँ, क्यू तक, इतना प्रॉफिट बना सकते हो। मतलब जब आप एमआर एमसी के बराबर हो, ठीक है, एमआर और एमसी के बराबर हो, तब तक तो प्रोडक्शन करो, लेकिन जैसे ही एमआर एमसी सॉरी ग्रेटर देन एमआर हो जाए, उसके बाद आपको सोचना चाहिए, कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, रेवेन्यू कम हो रहा है, ठीक है, तो आपको वहां पर प्रोडक्शन को बंद कर देना चाहिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू बच्चों, इस क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं बेटा अगले क्लास में, अगली वीडियो में, बाय बाय।